हेलो नमस्कार साथियों, दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है साहित्य कार्य का पार्ट सेकंड कर रहे हैं और आज हम संगम साहित्य, गुप्तकालीन साहित्य और जो राजपूत कालीन साहित्य है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए और इस क्लास की पीडीएफ आपको दादू क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी, तो वहां पर आप हमसे जुड़ जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, संगम साहित्य से शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे कठिन टॉपिक है और मुझे भी सबसे हार्ड लगता है क्योंकि यहाँ पर नाम जो है कठिनाई से याद होते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते। देखिए, तो संगम युग किसको कहा जाता है, पहले तो ये समझिए। संगम युग है मित्रों 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक हमारे जो है दक्षिणी भारत में चेर, चोल व पांड्य जो है इनका राज था, इनका शासन था। उन्हीं के युग को यहाँ पर जो क्या कहा जाता है, संगम युग कहा जाता है। संगम के बारे में हमें, संगम युग के बारे में मतलब इन पांड्य चेर शासकों के बारे में मित्रों जो अशोक के अभिलेख हैं उनसे भी जानकारी मिलती है, शतपथ ब्राह्मण से भी मिलती है। तो हमें कई भी जो उत्तरी जो भारत के ग्रंथ है उनमें भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो संगम यहाँ से नाम कैसे आया, तो फिर संगम का क्या अर्थ होता है, मिलना होता है। जैसे हम बात करते हैं भाई संगम, संगम यानी मिलना, समागम। तो संगम की मैं बात करूं मित्रों तो हमारे जो पांड्य जो राज्य था, पांड्य राज्य, यहाँ पर एक शहर था मदुरै। मदुरै में जो है तमिल भाषा के जितने भी साहित्यकार थे, जितने भी जो नाटककार थे, जितने भी कवि थे, वो मिला करते थे, यानी उनकी परिषद हुआ करती थी संगम। तो यानी तमिल जो कवि व विद्वानों की जो परिषद है उसको कहा गया है, संगम कहा गया है। अब इसके द्वारा जो भी साहित्य का सर्जन किया गया है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम संगम साहित्य कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, संगम साहित्य कहेंगे। विस्तार से पढ़िए। संगम युग कौन सा है, तो जो ही वही जो चेर पांड्य राज्य जो है इनका, चेर पांड्य चोल जो शासक है उनके द्वारा जो शासित काल था हमारा, जो 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक का, उसके मध्य को हम संगम युग कहते हैं। और इसमें जो है तमिल कवि व विद्वानों की जो परिषद थी उसको हम संगम कहते हैं। और उसके द्वारा जो सर्जित साहित्य है उसको हम क्या कहते हैं, संगम साहित्य कहते हैं। सीधी बेसिक सी बात है। अब जिस प्रकार हमारे बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में संगीतियाँ होती हैं, संगीतियाँ बौद्ध धर्म की संगीतियाँ आपने पढ़ी होगी, प्रथम संगीति, द्वितीय संगीति, तृतीय संगीतियाँ। तो इसी प्रकार की यहाँ पर हमें संगम में भी संगीतियाँ देखने को मिलती है और तीनों की तीन हमारी मदुरै में आयोजित होती है। यानी एक तरीके से इनका सम्मेलन होता है, मिलते हैं ये लोग सारे, तमिल कवि वगैरह सारे विद्वान, तो ये मिलते हैं। और यहाँ पर जो है क्या करते हैं, जब प्रथम संगीति होती है तो उसमें कुछ साहित्य का सर्जन होता है, फिर द्वितीय संगीति में भी कुछ साहित्य का सर्जन होता है और तृतीय संगीति में भी साहित्य का सर्जन होता है। लेकिन जो प्रथम संगीति में हमारे जो साहित्य का सर्जन होता है उसके प्रमाण हमारे पास आज नहीं है, मौजूदा में नहीं है। तो इस प्रकार छोड़ो प्रथम संगीति के। तो द्वितीय संगीति में क्या होता है मित्रों, यहाँ पर जो है 2000 कविताओं को 30,000 जो है पंक्तियों में लिखा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ से एक बड़ा जो है साहित्य उभर कर आता है और उसको हम क्या कहते हैं मित्रों, उसको हम जो है 8 संग्रह ग्रंथों में संकलित करते हैं। किसको, हमारे जो द्वितीय और तृतीय, यहाँ पर द्वितीय मान लीजिए और तृतीय संगीति मान लीजिए, क्योंकि द्वितीय संगीति में जो हमारे जो है 2000 कविताओं को 30,000 पंक्तिबद्ध में किया जाता है। उसके बाद तृतीय संगीति में कुछ साहित्य आता है। तो द्वितीय और तृतीय जो हमारी संगीति होती है, फिर इसमें मित्रों तृतीय संगीति में जो भी रचित साहित्य होता हमारा तमिल का, उसको 8 संग्रह ग्रंथों में क्या करते हैं, संकलित करते हैं। क्या करते हैं, संकलित करते हैं। और जिन्हें क्या कहते हैं हम, एतुतो गई कहते हैं। क्या कहते हैं, एतुतो गई कहते हैं। तो इस प्रकार तीसरे संगम में, यानी तीसरे जो संगीत आयोजित होती है संगम की, यहाँ पर रचित जो साहित्य है उसको 8 संग्रह ग्रंथों में संकलित करते हैं और जिन्हें क्या कहते हैं, एतुतो गई कहते हैं। आप इन तीनों को छोड़िए, पहले उपलब्ध साहित्य के 3 भागों को मैं, आप इसको छोड़िए, ठीक है, इसको छोड़िए। आप पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, एतुतो गई। तो एतुतो गई तक हम आगे कि भाई जितना भी साहित्य सर्जित हुआ था संगम में उसको हम 8 संग्रह ग्रंथों में क्या कर लेते, संकलित कर लेते। एतुतो गई को मित्रों 2 भागों में बांटा गया था। एक तो पड्डिकैनिकल और दूसरा हमारा पत्तुपातु। वैसे इसको पत्तुपातु ऐसे मतलब उच्चारण करें तो हमें शुद्ध उच्चारण नहीं है ये हमारा पत्तुपातु, लेकिन हमें याद करना, हमें एग्जाम करने, यहाँ पर हमें व्याकरण नहीं पढ़ती है तमिल की, ठीक है। तो पड्डिकैनिकल और हमारा जो है पत्तुपातु, इन 2 भागों में बांटा गया एतुतो गई को। और इसमें मित्रों 8 ग्रंथों के जो है मैं नाम निम्नलिखित है। तो 8 ग्रंथ कौन कौन से देखिए आप, यानी जो एतुतो गई में हमारे जो 8 संग्रह ग्रंथ होते हैं उनका नाम हम पढ़ते हैं। नैनिन्ने,
कुरुंत होके। अब मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर जितनी भी जो है सारी कविता वगैरह आएगी वो दो भागों पर होगी, यानी दो आधारों पर होगी। एक तो हमारी प्रेम रस पर आधारित होगी, दूसरे हमारे वीर रस पर आधारित होगी। यानी एक जो है एक कविताएं वगैरह जो भी ग्रंथ है वो हमारे प्रेम का वर्णन करेगा, राजा राजकुमारी के मध्य, राजा रानी के मध्य। तो इनका प्रेम का जो संबंध है उसको वर्णित करेंगे हमारे यानी प्रेम रस में। और वीर रस में क्या होगा, राजा महाराजा की जो प्रशंसा की जाएगी, युद्धों में वो किस प्रकार लड़े थे। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर जो हमारा संगम साहित्य है दो आधारों पर टिका हुआ है, एक तो हमारा प्रेम रस पर और दूसरा हमारा वीर रस पर। और वीर रस और प्रधान रस, हमारा वीर रस और हमारे जो है प्रेम रस, इन्हीं रसों में हमें क्या मिलती है, यहाँ पर साहित्य मिलता है। तो एतु तो कोई तक हम आगे कि भाई तीसरे संगम में यानी द्वितीय तृतीय संगम में जो भी रचित साहित्य होता है उसको 8 संग्रह ग्रंथों में संकलित करते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, एतु तो गई कहते हैं। और एतु तो गई फिर इसको पड्डी कैनिकल और पत्तु पांतु में बांट दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई एतु तो गई में कौन कौन से 8 ग्रंथ आते हैं। तो ये अगर आपसे नाम याद हो तो ठीक है, अदरवाइज ये ऐसा नहीं पूछेगा। जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सीधा एतु तो गई से बन जाएगा, या फिर पड्डी कैनिकल और पत्तु पातु से बन जाएगा, या फिर संगम साहित्य किससे कहते हैं ये बन जाएगा। ठीक है, और या फिर जो है मित्रों हमारे जो संगम काल के जो महाकाव्य है 3 वो हम पढ़ेंगे विस्तार से, तो वो यहाँ पर बन सकता है। और 2-3 जो ग्रंथ है वो हमें संगम साहित्य में याद रखने। ठीक है, देखिए 8 कौन कौन से ग्रंथ हैं। तो नैनीने ग्रंथ है जिस पर प्रेम पर 400 छोटी कविता लिखी गई है। और कुरुंत होके, इस पर प्रेम पर 400 कविता लिखी गई है, छोटी छोटी कविताएं नैनीने और कुरुंत होके। दूसरा हमारा एन गुरु नुरु, और चौथा हमारा पदी तुप्तु, पांचवा हमारा परिपादल, करितो घाई, एहना नूरू, पूर्णा नूरू। तो ये हमारे मित्रों क्या है 8 यहाँ पर ग्रंथों का क्या किया जाता है, इन 8 ग्रंथों का संकलित करके एतु तो गोई का जो है उनको एतु तो गोई कहा जाता है। ठीक है, तो 8 ग्रंथ कौन कौन से, नैनीने, कुरुंत के, एन गुरु नूरू, पदी तुप्तु, परिपादल, करितो गई, एहना नूरू, पूर्णा नूरू। ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद रखना है। और ये सारी किस में होगी, या तो हमारे जो है प्रेम पर आधारित होगी या फिर जो वीरस प्रधान होगी। और एक हमारी परिपादल की मैं बात करूँ तो ये हमारे जो है मित्रों देवताओं की प्रशंसा में कविता है, तो परिपादल भी याद रखना आपको। दूसरी देखिए प्रेम पर आधारित। ठीक है, प्रेम पर हमारी ये राजा की प्रशंसा में, फिर देवताओं की प्रशंसा में, प्रेम पर ये भी राजा की प्रशंसा में। तो इस प्रकार आप देख सकते हो वीर रस और प्रेम रस हमें देखने को मिल रहा है किसमें, हमारे जो है संगम साहित्य में। तो यहाँ पर देखिए वापस मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, रायता बन गया होगा। देखिए संगम साहित्य सीधा सा काल है कि हमारे संगम युग में जो भी साहित्य सर्जित होता है उसको हम संगम साहित्य कहते हैं। यानी तमिल कवि व विद्वानों की जो परिषद होती है संगम, उसके द्वारा जो मान्यता प्राप्त साहित्य होता है उससे हमें चेर, चोल व पांड्य जो शासक है इनकी हमें सामाजिक आर्थिक वगैरह इनकी जानकारी मिलती है, तो इसको हम संगम साहित्य कहते हैं। और यहाँ पर जो मित्र द्वितीय तृतीय संगीति के जो है यहाँ पर साहित्य मौजूद हैं। और जो तीसरे संगम मित्रों जो भी रचित साहित्य होता है संगम में उसको हम 8 संग्रह ग्रंथों में संकलित कर देते हैं जिन्हें एतु तो गोई कहते हैं। और एतु तो गोई की बात करें तो इसको 2 भागों में पड्डी कैनिकल और पत्तु पातु में बांटा जाता है। और 8 ग्रंथों के नाम हमें याद रख सकते तो रखिए, नैनीने, कुरुंथोके, एन गुरु नूरू, पदी तुप्तु, परिपादल, करितो घई, एहना नूरू और पूर्णा नूरू। ठीक है, तो ये हमारे जो है यहाँ तक बात आती है एतु तो गई की। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर मैं बात करूँ प्राचीनतम तमिल साहित्य कौन सा, तो फिर मित्रों है तोलकापियम जो है ये हमारा प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है। तोलकापियम इसका जो है रचना की थी तोलकापियार ने, किस संगीति में, द्वितीय संगीति में इसकी रचना हुई थी। और इसमें हमें मित्रों 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 8 विवाह के जो प्रकार है जो हमारे उत्तरी भारत में जो चलते हैं उनसे अलग हैं ये। ठीक है, तो इस प्रकार 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख अगर आपसे पूछा जाए तो तोलकापियम में होगा। और ये प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है हमारा, तोलकापियार ने इसकी रचना की थी, जो अगस्त्य ऋषि के 12 शिष्यों में से एक थे। और द्वितीय संगीति में इसका क्या होता है, सर्जन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगर देखिए मित्रों आपको थिरुकुरल याद रखना है। थिरुकुरल की बात करें ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसको मित्रों तमिल साहित्य की बाइबल कहा जाता है। बाइबल किसको कहा जाता है तमिल साहित्य की, तो हमारे थिरुकुरल जो है उसको यहाँ पर तमिल साहित्य की बाइबल कहा जाता है। और थिरुवल्लुर जो है, थिरुवल्लुवर, इन्होंने जो है थिरुकुरल की रचना की थी हमारे थिरुवल्लुवर ने। ठीक है, तो थिरुवल्लुवर ने जो है यहाँ पर रचना की थी थिरुकुरल की। और जो थिरुकुरल को मित्रों यहाँ पर तमिल साहित्य की बाइबल कहा जाता है। तो इस प्रकार आपको ये याद रखना है। और अब हम बात करते हैं संगम काल के जो महाकाव्य हैं उनके बारे में थोड़े से चर्चा कर लेते हैं। तो 3 महाकाव्य हमें देखने को मिलते हैं संगम में, कौन कौन से, एक तो हमारा है शिल्पादिकरम, ठीक है, दूसरा हमारा है मणिमेखलई और तीसरा हमारा है शिवक चिंतामणि। तो शिवक चिंतामणि, मणिमेखलई और हमारा
शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई और हमारा शिवक चिंतामणि, ये आप 3 नामों को रट लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो संगम काल के महाकाव्य की बात करें, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलाई और शिवक चिंतामणि। तो संगम काल के जो महाकाव्य श्रेणी का प्रथम जो ग्रंथ है मित्रों वो शिल्पाधिकारम है। इस ग्रंथ का जो परंपरागत लेखन है वो किसने किया था? मान चोल सम्राट करिकल के पुत्र इलांगो अड्डीगल ने किया था। इलांगो अड्डीगल ने हमारे शिल्पाधिकारम की क्या की थी? रचना की थी। और ये तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है इसको, और पुहार के व्यापारी कोवलन तथा कन्नगी की प्रेम गाथा इसमें। तो मैंने बताया था प्रेम और वीर रस पर हमारा संगम साहित्य होगा, तो आपको शिल्पाधिकारम का नाम याद रखना है। और इसकी रचयिता की थी हमारे किसने? इलांगो अड्डीगल ने। इलांगो अड्डीगल, एक तो नाम इतने डिफिकल्ट होते हैं, याद करना मुश्किल होता है। तो इलांगो अड्डीगल ने हमारे शिल्पाधिकारम की रचना की थी। और ये तमिल काव्य का क्या कहा जाता है? इलियड इसको कहा जाता है। और जो हमारे कोवलन और जो है कन्नंगी उसकी यहाँ पर प्रेम गाथा देखने को मिलती है। दूसरे महाकाव्य हमारा मणिमेखलाई, कौन सा? मणिमेखलाई। इसकी रचना किसने की? तो सतनार नामक कवि ने जो है इसकी रचना की थी। और इस ग्रंथ में हमें माधवी एवं कोवलन से जो उत्पन्न पुत्री मणिमेखलाई और राजकुमार उदय कुमारन के बीच में प्रेम संबंधों की जानकारी मिलती है। किससे? मणिमेखलाई जो है महाकाव्य से मिलती है। इसे तमिल महाकाव्य का ओडिसी कहा जाता है। तो इलियड किसे कहा जाता है? तो इलियड हमारे शिल्पाधिकारम को कहा जाता है। और हमारे जो तमिल साहित्य का बाइबल किसको कहा जाता है? तो तिरुकुरल को यहाँ पर बाइबल कहा जाता है। और ओडिसी अगर पूछ ले जाए तमिल काव्य का तो मणिमेखलाई को यहाँ पर ओडिसी कहा जाता है। इसकी रचना सतनार नामक कवि ने की थी। और इलांगो अड्डीगल ने किसकी रचना की थी? तो शिल्पाधिकारम की थी। तीसरा हमारा महाकाव्य है शिवक चिंतामणि। शिवक चिंतामणि इसका लेखक कौन है? तो तिरुतक देवर जो है इसके लेखक है। और हमारी बात करें ये हमारा तीसरा महाकाव्य है कौन सा? शिवक चिंतामणि। इसका लेखक हमारा तिरुतक देवर है। और विल्ली ने मित्रों यहाँ पर विल्ली पुतनार ने तमिल महाभारत की रचना की थी। तो अगर आपसे पूछ ले जाए तमिल महाभारत की रचना तो विल्ली पुतनार ने की थी। तो इस प्रकार आपको संगम साहित्य में ये चीजें आपको याद रखनी है मित्रों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जहां से क्वेश्चन बनते हैं आगे भी बनते रहेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होते हैं। देखिए हमारा गुप्तकालीन साहित्य, श्री गुप्त ने जिसको आदि पुरुष कहा जाता है। तो गुप्तकालीन साहित्य हम यहाँ से पढ़ते हैं। तो गुप्तकालीन में हमारे बहुत सारे नाम आएंगे, बहुत सारे ग्रंथ आएंगे, लगभग 40-50 जो ग्रंथ है वो आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। अगर ये आप याद कर लेंगे तो मुझे लगता है एक आधा क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। तो हमारा साहित्य सीधा से सीधा लिखा हुआ है सिलेबस में, तो मुझे लगता है गुप्तकालीन साहित्य से ही क्वेश्चन आएगा, या फिर मौर्यकालीन साहित्य में जो 2-3 हमारी पुस्तकें हैं वो पूछी जाएगी, या फिर थोड़ा सा मुगल काल से आ सकता है। तो यही हमारा संभावना होती है ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ से जो है ग्रंथ वगैरह अच्छे हैं और अच्छी हमें जानकारी भी प्रदान करते हैं। देखिए अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे गुप्त काल में महाकवि कालिदास के जो कौन कौन से ग्रंथ है। जो महाकवि कालिदास ये गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य उनके समकालीन थे, उनके दरबार में थे। तो महाकवि कालिदास की मैं बात करूं मित्रों तो इनके 3 तो नाटक हैं जिनके बारे में विस्तार से पढ़ना है हमें। 3 हमारे नाटक हैं, 2 हमारे महाकाव्य हैं, 2 हमारे महाकाव्य हैं, 2 हमारे महाकाव्य हैं, 3 नाटक हैं, 2 महाकाव्य हैं, 2 हमारे खंड काव्य हैं, 2 हमारे खंड काव्य हैं। तो सबसे पहले तो आप इनको रटिए कि भाई कितने तो नाटक है, कितने तो ये खंड है, कितने हमारे महाकाव्य हैं। तो क्या होगा इस तो 3 नाटक, 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य, रट लीजिए 3 2 2। देखिए कौन कौन से पहले नाटक पढ़ते हैं हम। एक नाटक है हमारा विक्रमोर्वशीय, उर्वशी होगा यहाँ पर, विक्रम और उर्वशी इनकी संधि करेंगे तो गुण संधि होगी। क्या होगा? विक्रमोर्वश्यम, विक्रमोर्वश्यम, इतना ना डिफिकल्ट है। विक्रमोर्वश्यम यानी उर्वशी और विक्रम है, यानी राजा पुरूरवा जिनको विक्रम के समान बताए गए हैं, राजा पुरूरवा और हमारा अप्सरा उर्वशी की यहाँ पर कहानी है किसमें? विक्रमोर्वश्यम में। और ये जो कितने सर्गों में विभाजित है? तो 5 सर्गों में विभाजित है। आपको यहाँ पर कितने विभाजित हैं, कितने सर्गों में, जिस प्रकार अर्थशास्त्र को मैंने बताया था उसी प्रकार यहाँ पर आपको ये गुप्तकालीन साहित्य में भी आपको महाकवि जो कालिदास है उनके सर्गों को भी याद करना होगा। ठीक है, तो 15 अध्यायों में हमारा विभाजित था कौन सा? अर्थशास्त्र। तो इसी प्रकार हमारे जो 5 अध्यायों में विभाजित है विक्रमोर्वश्यम और राजा पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी की यहाँ पर कहानी देखने को मिलती है। दूसरा नाटक है मित्रों मालविकाग्निमित्र।
मालविकाग्नि मित्रम, यानी मालविका राजकुमारी और अग्निमित्र जो शुंग वंश में आता है, तो शुंग वंश का अग्निमित्र और मालव राजकुमारी हमारी मालविका, उसके जो प्रेम कहानी वगैरह है उनका जो है अध्ययन हमारा, उनका जो वर्णन है मालविकाग्नि मित्रम में देखने को मिलता है, और ये भी 5 अध्यायों में विभाजित है। फिर बात करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की, तो ये बात करें मित्रों राजा दुष्यंत और शकुंतला जो कण्व ऋषि के आश्रम में रहती थी, उनके मध्य जो प्रेम प्रसंग है उनका हमें देखने को मिलता है अभिज्ञान शाकुंतलम में। और ये भी अध्याय कितने विभाजित है, 7 अध्यायों में विभाजित है। तो इस प्रकार 5, 5, 7 यानी विक्रमोर्वश्यम 5 अध्यायों में विभाजित है, मालविकाग्नि मित्रम ये 5 अध्यायों में है, और फिर अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो ये भी हमारा 7 अध्यायों में है, ये हमारा 7 अध्यायों में। विक्रमोर्वश्यम यानी राजा पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी की कहानी है, और मालविकाग्नि मित्रम यहाँ पर मालविका और हमारे अग्निमित्र की है, और अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और हमारे शकुंतला की। ठीक है, तो 3 हमारा हो गए नाटक। अब हम देखते हैं 2 महाकाव्य। तो 2 महाकाव्य, एक तो हमारा कुमार संभव है और दूसरा हमारा रघुवंश है। कुमार संभव की बात करें मित्रों तो इसमें शिव पार्वती के जो प्रेम प्रसंग के बाद जो कार्तिकेय का जन्म होता है उसके बारे में वर्णन मिलता है, और ये हमारा 17 अध्याय में विभाजित है। तो शिव पार्वती का नाम है तो 17 शिव एक तरफ प्रचनकारी होता है, तो 17 मतलब खतरा, तो इस प्रकार आपको याद रख सकते हैं, शिव मतलब खतरा 17। तो कुमार संभव 17 अध्यायों में विभाजित है। कार्तिकेय के जन्म के बारे में यहाँ पर जो है वर्णन मिलता है। और रघुवंश की मैं बात करूं मित्रों तो इसमें रघुकुल जो तिलक है उसके बारे में जानकारी मिलती है, यानी रघुवंश के बारे में 19 सर्गों में विभाजित है। और यहाँ पर दिलीप जो प्रथम राजा हुए थे, उसके बाद रघु, फिर दशरथ, फिर राम, और उसके बाद अग्निमित्र तक जो है हमें यहाँ पर वंशावली देखने को मिलती है रघुवंश में। तो कुमार संभव और हमारे रघुवंश, ये आपको 2 महाकाव्य याद रखने, और 3 हमारे नाटक विक्रमोर्वश्यम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अब हम देखते हैं मित्रों खंड काव्य के। तो खंड काव्य केवल नाम याद रख लेना, ऋतुसंहार और हमारा मेघदूत। ऋतुसंहार और मेघदूत हमारे खंड काव्य हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कालिदास को ने जो यहाँ पर देख सकते कितने सारे ग्रंथों की रचना की है और कितने सारे प्रसिद्ध हैं, इसके कारण इसको भारत का शेक्सपियर हमारा कहते हैं, किसको, कालिदास को। आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों विशाखा दत्त की बात करें तो मैंने आपको मुद्रा राक्षस बताया था, जो हमारा मौर्य कालीन है, यानी मौर्य जो साम्राज्य उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। और हमारा जो देवी चंद्रगुप्तम है विशाखा दत्त का ग्रंथ, इसमें हमें मित्रों गुप्त कालीन जो है जानकारी मिलती है। तो इसको इस प्रकार आपको याद रखना है, विशाखा दत्त का जो देवी चंद्रगुप्तम है ये हमारा गुप्त काल से संबंध रखता है। और हमारा जो विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस था, जिस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर बताया था, देखिए आप वापस चलते हैं हम, ये देखिए विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस। ठीक है, इसमें हमें चाणक्य का नंद साम्राज्य के विरुद्ध जो षड्यंत्र हुआ था उसके पता चलता है। और देवी चंद्रगुप्तम की बात करें तो ये हमारे गुप्त काल से संबंध रखता है विशाखा दत्त का ग्रंथ। और अमरकोश की बात करें मित्रों तो अमर सिंह के द्वारा लिखित है, व्याकरण ग्रंथ है। और चंद्रगोमिन, ये हमारा जो चंद्रगोमिन यहाँ पर उल्टा हो गया है ना, तो यहाँ पर अमर सिंह यहाँ पर आना चाहिए था, फिर अमरकोश आना चाहिए था, ग्रंथ बाद में। तो यहाँ पर चंद्रगोमिन ने मित्रों चंद्र व्याकरण लिखा था। अब यहाँ पर कुछ हम देखते हैं, देखिए अब हम आर्यभट्ट के पढ़ते हैं। आर्यभट्ट के कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ है, तो 2 आप ग्रंथ याद रख लेना, एक तो हमारा आर्यभट्टियम और हमारा दूसरा सूर्य सिद्धांत। और आर्यभट्टियम ग्रंथ में हमें मित्रों अंक गणित, बीज गणित व रेखा गणित की विवेचना की गई है। और जो आर्यभट्टियम है ये 4 अंकों में विभाजित है, यानी एक तो गोलपाद हो गया, दूसरा का नाम गणितपाद, गोलपाद, गणितपाद, काल क्रिया और 10 गीतिका। तो ये जो है आर्यभट्टम इन चारों में विभाजित है। ठीक है, 4 भागों में, 4 अध्यायों में आप ऐसा कह सकते हो। तो आर्यभट्टम 4 सर्गों में ऐसा विभाजित है, गोलपाद, गणितपाद, काल क्रिया और 10 गीतिका। नाम याद रखो तो कोई बात नहीं, रख सको तो रख लो, अदरवाइज आप आर्यभट्टम जो है ये याद रखना कि आर्यभट्ट का ग्रंथ है और ये 4 सर्गों में विभाजित है। फिर बात करते हैं सूर्य सिद्धांत, केवल सूर्य सिद्धांत ग्रंथ का नाम याद रख लेना। और फिर हम बात करते हैं मित्रों वराहमिहिर की। ये जो है गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री है। कौन थे? प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे हमारे वराहमिहिर। और इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है, तो पंच सिद्धांतिका, वर्त संहिता, लघु जातक, वृद्ध जातक, ये हमें जो है 3-4 ग्रंथ देखने को मिलते हैं वराहमिहिर के। तो पंच सिद्धांतिका, वर्त संहिता, लघु जातक ये आपको नहीं भूलना है। और जो पंच सिद्धांतिका है मित्रों ये 5 सर्गों में विभाजित है, पोलिस, रोमन, सूर्य, वशिष्ठ और पितामह, ये इनके 5 सर्गों के नाम है। ठीक है, गुप्त की बात कर ले, ब्रह्मगुप्त की, तो इन्होंने ब्रह्म सिद्धांतिका और खंड खाद्यक होगा यहाँ पर, इन ग्रंथों की रचना की थी। आगे देखिए हमारे भास्कर प्रथम, तो इन्होंने जो है महाभास्कर, लघु भास्कर्य होगा, लघु भास्कर्य, तो महाभास्कर, लघु भास्कर्य और भाष्य, इन्होंने जो है ये ग्रंथ लिखे। और
अब हम कुछ चिकित्सा के आधार पर जो ग्रंथ लिखे गए थे चिकित्सा आधारित गुप्त काल में, वो देख लेते हैं। देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में मित्रों वाघ भट्ट ने जो है आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ अष्टांग हृदय व अष्टांग संग्रह की रचना की थी। और आयुर्वेद की बात करें तो मित्रों ये हमारा ग्रंथ लिखा था आयुर्वेद संहिता, ये धन्वंतरी ने लिखा था। ठीक है, तो धन्वंतरी ने आयुर्वेद संहिता लिखा था और वाघ भट्ट ने यहाँ पर अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह की रचना की थी। और नवीतकम की बात करें मित्रों, ये इस युग की प्रसिद्ध चिकित्सा पुस्तक है। कौन सी? नवीतकम। अगली बात करें मित्रों पोल कोप्ये की, तो इन्होंने जो है हस्तायुर्वेद जो है इस नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो हाथियों की चिकित्सा से संबंधित था। कौन सा? हस्तायुर्वेद, हस्त धन आयुर्वेद, तो इस प्रकार हस्तायुर्वेद होगा और ये हमारी हाथियों की चिकित्सा से संबंधित है और पोल कोप्ये ने इसकी रचना की थी। और अश्वशास्त्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? जो हमारे घोड़े के उपचार के संबंधित था, तो वो हमारा शालिहोत्र ऋषि ने जो है अश्वशास्त्र ग्रंथ की रचना की थी। तो हस्तायुर्वेद, पोलिकोप्य और हमारे शालिहोत्र ऋषि, अश्वशास्त्र ग्रंथ और हमारा अष्टांग हृदय व अष्टांग संग्रह वाघ भट्ट और हमारा जो है धन्वंतरी, आयुर्वेद संहिता, मास भास्कर प्रथम, महाभास्कर, लघु भास्कर्य और भाष्य। ठीक है, याद हो गया होगा। आगे बढ़ते। और गुप्त काल में मित्रों मनुस्मृति के आधार पर हमारे बाद की कुछ प्रमुख स्मृतियां बनती है, जैसे कि याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, कात्यायन। ठीक है, इनका भी निर्माण हुआ था गुप्त काल में। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे ग्रंथ वगैरह जिनसे आपको याद रखने हैं जो गुप्त काल में ही हुए रचित। तो देखिए शूद्रक, इसने जो है मृच्छकटिकम जो है ग्रंथ की रचना की थी। और मृच्छकटिकम ऐसा ग्रंथ था मित्रों जो राजा महाराजाओं की जानकारी नहीं दे करके जन सामान्य में क्या प्रेम, जन सामान्य की जो है ये जानकारी देता है। और यहाँ पर एक ब्राह्मण की जो है प्रेम प्रसंग का जो है वर्णन मिलता है, जो गणिका से प्रेम प्रसंग करता है, तो इसकी जानकारी मृच्छकटिकम में मिलती है। शूद्रक जो है इसका रचयिता है। तो शूद्रक, मृच्छकटिकम। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस जो मौर्य काल से जानकारी देता है, और देवी चंद्रगुप्तम जो गुप्त काल से संबंध रखता है। वात्सायन, इसने जो है कामसूत्र और न्यायभाषी ये दो ग्रंथ लिखे थे। असंग की बात करें मित्रों तो योगाचार, भूमिशास्त्र और महायान सूत्रालंकार, ये जो है दो ग्रंथ लिखे थे असंग ने। तो असंग आपको याद रखना है, महायान सूत्रालंकार और योगाचार, भूमि शास्त्र, और वात्सायन का आपको नहीं भूलना, काम सूत्र का और न्याय भाष्य का। ठीक है, विशाखा दत्त तो याद हो गया होगा और शूद्र का आपने रट रखा है पहले से, ये तो पढ़ते ही आप। अमर सिंह अमरकोश, कोई प्रॉब्लम नहीं है याद करने में। विष्णु शर्मा पंचतंत्र, ये तो जानते हैं पंचतंत्र की कहानियां, कलीला दमना वगैरह, और कई इस पंचतंत्र का सर्वाधिक जो अनुवाद हुआ है अन्य भाषा में। ठीक है, और प्रतिज्ञा योगंधारायणम, तो प्रतिज्ञा योगंधारायणम, ठीक है, ये जो ग्रंथ है ये भास ने लिखा है। और चरुदत्तम, सोपनवास वदत्तम, ये तीनों ग्रंथ भास ने लिखे हैं। वैसे ज्यादातर जो है सोपनवास वदत्तम यही पूछा जाता है जो भास ने लिखा है। ठीक है, अगर दो आप अन्य याद रख पाओ तो रख लीजिए। और वैसे जिस प्रकार वात्सायन का ज्यादातर कामसूत्री पूछा जाता है, असंग का ज्यादातर महायान सूत्र अलंकार पूछा जाता है। ठीक है, और विशाखा दत्त का ज्यादातर मुद्रा राक्षस पूछा जाता है, और भट्टी का भट्टी काव्य ज्यादातर पूछा जाता है। तो रावण युद्ध भी इसने लिखा था भट्टी ने। और कामंदक की बात करें नित्यसार, ये आपको नहीं भूलना है। भास का सोपनवास वदत्तम, चारुदत्तम और हमारा प्रतिज्ञा योगन धारायणम, ये आपको नहीं भूलना है। ठीक है, फिर बात करते हैं ईश्वर कृष्ण की। इसने जो है सांख्य कार्य का जो है ग्रंथ लिखा था। और पंतजलि ने मित्रों योग सूत्र जो है यहाँ पर ग्रंथ लिखा था। ठीक है, एक पंतजलि थे हमारे, उन्होंने जो है महाभाष्य लिखा था, जो सुंग शासक है, सुंग शासक उनकी जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो पंतजलि ये हमारे पुष्य मित्र सुंग के पुरोहित थे। और एक हमारे पतंजलि यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, एक हमारे क्या है पंतजलि योग सूत्र जो है इनकी रचना होती है। फिर बात करते हैं महर्षि जैमिनी की। तो ये हमारे जैमिनी सूत्र की रचना करते हैं। और 12वीं का आपको नहीं भूलना, किरातार्जुनियम जो है इसका ग्रंथ है, किरातार्जुनियम। ठीक है, तो इनका ग्रंथ है 12वीं का। और बादरायण का ब्रह्म सूत्र है, ये आपको नहीं भूलना है, बादरायण का ब्रह्म सूत्र। और 10 कुमार चरित की बात करें, ये दंडी ने लिखा था। तो दंडी 10 कुमार चरित। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। वापस रिवाइज करा देता हूँ, यहीं पर याद कर लीजिए आप। ठीक है ना, बार बार अटके भी किसी प्रकार से। तो दंडी, 10 कुमार चरित, बादरायण, ब्रह्मसूत्र, 12वीं, किरातार्जुनियम, महर्षि जैमिनी, जैमिनी सूत्र, पंतजलि योग सूत्र, ईश्वर कृष्ण सांख्यकारिका, भट्टी काव्य, रावण युद्ध, कामंदक, नीतिसार, भास, सोपनवास वदत्तम, भास, चारुदत्तम, और भास का अन्य ग्रंथ भी है। और विष्णु शर्मा पंचतंत्र, अमर सिंह अमरकोश, असंग महायान सूत्रालंकार, योगाचार, भूमिशास्त्र, वात्सायन, कामसूत्र, न्याय भाष्य, विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्र गुप्तम, और शूद्रक का मृच्छकटिकम।
आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब हम चर्चा करते हैं हर्षकालीन साहित्य की। तो सम्राट हर्ष ने मित्रों संस्कृत भाषा में 3 नाटक लिखे हैं। कौन कौन से? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। प्रियदर्शिका इसका मुख्य विषय है वत्स के राजा उदयन और अंग राज्य की राजकुमारी प्रियदर्शिका, इनकी प्रेम कथा का वर्णन है। ज्यादातर जो ग्रंथ है वीरस और प्रेम रस इन्हीं पर आधारित होते हैं, तो कोई जो है तकलीफ नहीं होगी इनको याद करने में। तो प्रियदर्शिका इनमें भी प्रेम वर्णन मिलता है। किसके बारे में? राजा उदयन जो वत्स के थे और अंग राज्य की राजकुमारी प्रियदर्शिका के प्रेम प्रसंग, ठीक है। और रत्नावली की बात करें मित्रों, इसमें वत्स, नरेश, उदयन और श्रीलंका के राजा की पुत्री रत्नावली की प्रेम कथा का वर्णन है। तो इसमें वत्स राजा उदयन और हमारे जो है श्रीलंका राजा की, जो श्रीलंका के राजा जो है उनकी पुत्री हमारी रत्नावली, इनके बारे में जो प्रेम कथा है वो उनका वर्णन रत्नावली में देखने को मिलता है। नागानंद की बात करें तो इस नाटक पर बौद्ध धर्म का प्रभाव है और इसमें जिमूत वाहन नामक विद्याधर राजकुमार द्वारा सर्प की रक्षा के लिए प्राणों के उत्सर्ग की कहानी का वर्णन है। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद ये किसके ग्रंथ है? तो हर्ष जो है, सम्राट हर्ष, इनके ये 3 नाटक हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है तीनों के 3। आगे हम बात करते हैं बाण भट्ट की, जो हमारा हर्ष का दरबारी कवि था और विद्वान था, और इसने जो है हर्षचरित व कादम्बरी ये 2 ग्रंथ लिखे थे। और इसके अलावा उसने पूर्ण पीठिका, चंडी शतक, पार्वती परिणय, मुकुट तड़ी तक इनकी भी रचना की थी। तो यहाँ पर 4 अन्य ग्रंथों के भी नाम याद रखना है। हर्षचरित व कादम्बरी का नाम सुना ही होगा, लेकिन पूर्ण पीठिका, चंडी शतक, पार्वती परिणय, मुकुट तड़ी तक, तो इनके भी आपको नाम याद रखने। साथ में 4 आपको अन्य ग्रंथ बाण भट्ट के भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद ये हमारे हर्ष के हैं। और बात करें आर्यभट्टम के, तो ये हमारा आर्यभट्टम और सूर्य सिद्धांत हमारा किसका था? आर्यभट्ट का था। पंच सिद्धांतिका, वर्त सिद्धांत और हमारा वर्त संहिता, लघु जातक ये हमारे किसके थे? वरामिहिर के जो ये ग्रंथ थे। और ब्रह्म गुप्त की बात करें तो इसका ब्रह्म सिद्धांतिका, खंड खाद्य जो है इसके ग्रंथ है। और भास्कर प्रथम के महाभास्कर, लघु भास्कर्य और भाष्य इसके ग्रंथ है। और धन्वंतरी का आयुर्वेद संहिता है। पोल कौप्य का हमारा हस्तायुर्वेद है। और हमारे जो है और सालिहोत्र जो ऋषि है उसका ग्रंथ हमारा अश्वेत शास्त्र है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये सारे याद करने। और हर्ष के प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। आगे बढ़ते हैं। मयूर, ये जो हर्ष का दरबारी कवि था मयूर, इसने भी सूर्य शतक, मयूर शतक और खंड प्रशस्ति ये 3 ग्रंथों की रचना की थी। सूर्य शतक, मयूर शतक और खंड प्रशस्ति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए मित्रों, भर्तृहरि ने सरगा शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। और इसी प्रकार प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की थी, मैंने आपको बता दिया। ह्वेनसांग की बात करें तो ये हमारे ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो 629 ईस्वी से 644 ईस्वी तक भारत में रहा था। और उसने भारत के बारे में अपने यात्रा विवरण जो है सी युकी में दिया था, ठीक है। और पोलोमोली वगैरह इसने कहा था, कुचेलो पोलोमोली है, ये जब जालोर वगैरह यहाँ पर आया था। और मैं बात करूँ अन्य की, जैसे कि हमारा फोक योकी, ये हमारा जो है फयान का ग्रंथ है। और ह्वेनसांग की बात करें तो सी यू की, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है राजपूत कालीन साहित्य पढ़ लेते हैं। देखिए, जयचंद्र के दरबार में संस्कृत का एक प्रसिद्ध कवि रहता था श्रीहर्ष। ये जो इसने नैषध चरित और खंडन खंड काव्य इस ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। तो जयचंद्र के दरबार में श्रीहर्ष रहता था और इसने नैषध चरित, खंडन खंड काव्य की रचना की थी। और चौहान शासक हमारे विग्रहराज इन चतुर्थ, इनके दरबार में हमारा सोमदेव रहता था और जिसने ललित विग्रहराज नाटक जो है ये लिखा था, ठीक है। ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ लिखा इसने। और स्वयं जो विग्रहराज इन्होंने हरिकेली जो नाटक भी लिखा है। तो हरिकेली के हमें सरस्वती कंठाभरण जो पाठशाला थी अभी 2.5 दिन का झोंपड़ा बन गया, तो वहाँ पर हमें उसके अंश देखने को मिलते हैं। ब्रिस्टल इंग्लैंड में भी जो इसके अंश देखने को मिलते हैं हरिकेली नाटक, तो ये आपको याद रखना है। और सोमदेव नरपति नाले ने बिसलदेव रासोद लिखा था। तो ये हम जो राजस्थान के जब साहित्य वगैरह पढ़ते हैं तब वहाँ पर चर्चा करते हैं। राजा भोज प्रथम ने मित्रों चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, धर्म, व्याकरण, स्थापत्य शास्त्र आदि पर लगभग 23 ग्रंथों का जो है इन्होंने रचना की थी। और इनमें से जो कुछ ग्रंथों का नाम आपको याद रखना है, जैसे कि सम्रांगण, सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, आयुर्वेद सरस्वय, व्यवहार समुच्चय, नाम मल्लिका आदि जो है इन ग्रंथों का नाम याद रखना है। वैसे आगे भी कुछ जो नाम दिए गए हैं भोज के, तो वो भी आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। तो जैसे सरस्वती कंठाभरण वगैरह ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो सरस्वती कंठाभरण, सम्रांगण, सूत्रधार, आयुर्वेद सरस्वय, व्यवहार समुच्चय, नाम मालिका ये आपको याद रखने हैं राजा भोज के हमारे साहित्य।
10वीं शताब्दी के गणितज्ञ हलायुद्ध मित्रों, इन्होंने मर्त संजीवनी की रचना की थी। तो हलायुद्ध, मर्त संजीवनी, ये भी आपको नाम याद रखना है, हलायुद्ध का और मर्त संजीवनी ग्रंथ का। हेमचंद्र सूरी ये कौन थे? तो ये हमारे जो है सोलंकी शासक सिद्धराज और कुमारपाल, इनके दरबार में रहे थे। और उन्होंने मित्रों कुछ जैसे शब्दानुशासन हो गया, चंदानुशासन हो गया, ऐसे जो अनुशासन वाले ग्रंथ रचित किए थे। तो आपको अनुशासन अगर दिख जाए तो फिर हेमचंद्र सूरी होगा। देखिए कौन कौन से ग्रंथ है, सिद्ध हेम शब्दानुशासन, द्वासर्य काव्य, त्रिपष्टि शलक पुरुष चरित, काव्यानुशासन, योग शास्त्र अभिधान चिंतामणि, अनेकार्थ कोश होगा, अनेकार्थ कोश होगा, निघंटु सहसा, देसी शब्द संग्रह, चंदानुशासन, अलंकार चूड़ामणि, परिशिष्ट पर्वन हमने वहां पर भी देखा था जैन साहित्य में। और परिशिष्ट पर्वन हमने जैन साहित्य में देखा था, जिसमें राजा और जैन मुनि थे, उनके मध्य जो संबंधों को दिखाया गया था। तो इसी प्रकार परिशिष्ट पर्वन हमारे हेमचंद्र सूरी ने भी लिखा है। प्रमाण मीमांसा, वितरांग स्रोत, कुमारपाल चरित। तो कुमारपाल चरित को नहीं भूलना है, और अनुशासन वाले जितने भी ग्रंथ हैं उनको नहीं भूलना है, ये हमारे हेमचंद्र सूरी से संबंध रखते हैं। मर्त संजीवनी ये गणितज्ञ हलायुद्ध का ग्रंथ है। और 23 ग्रंथ हमारे राजा भोज ने लिखे हैं। यहाँ पर सरस्वती कंठाभरण और समरांगण सूत्रधार, इनको नहीं भूलना, और नाम मालिका, इनको भी नहीं भूलना, ठीक है। और श्रीहर्ष ने नेसत चरित और खंडन खंड काव्य, ये भी नहीं भूलना। और खंड खाद्य हमारा किसका था? तो ये वो हमारा ब्रह्मगुप्त का था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कुछ ग्रंथ, इनको हम जो है सारे जितने भी पढ़े हैं ये हमारे आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ अन्य भी ग्रंथ आ जाएंगे, जैसे कि पतंजलि ने जो मित्रों महाभाष्य लिखा था, शुरुआत में देखा था हमने। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखा है। मालविकाग्निमित्रम, ये कालिदास ने 3 नाटक लिखे थे, विक्रमोर्वश्यम, मालविकाग्निमित्रम और हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविकाग्निमित्रम ये 5 अध्यायों में विभाजित था। अर्थशास्त्र कौटिल्य का है, कामंदक का नीतिसार है, ठीक है। काव्य अलंकार ये भामह का है, और ईश्वर कृष्ण का साक्यकारी का है। आचार्य प्रशस्त पाद का पदार्थ धर्म संग्रह है। आचार्य हेमचंद्र का प्राकृत पेंगलम है। और पृथ्वीराज विजय हमारा जयानक का है। ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत है। आर्यभट्ट का आर्यभट्टयम, 10 गीति का सूत्र, आर्य सस्तव ये भी है। राजशेखर की बात करें, इसका भुवन कोश, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदशाल भंजी का, वाल्मीकि रामायण ये है। नारायण पंडित का हमारा हितोपदेश है। वात्स्यायन का कामसूत्र है। शिशुपाल वध माघ का है। भास का सोपानवास वदत्तम है। सोमेश्वर का कीर्ति कौमुदी है, ठीक है। भवभूति का उत्तर रामचरित है। और पंचतंत्र हमारा विष्णु शर्मा का है। नाट्य शास्त्र ये भरत मुनि का है, ठीक है। ये कुछ आपको यहाँ पर याद रख लीजिए। और आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं और राजपूतकालीन जो हैं जितने भी ग्रंथ हैं। लक्ष्मण सेन के दरबार में मित्रों गीत गोविंद के रचयिता जयदेव रहते थे। और पवन दूत के जो है लेखक हमारे धोई रहते थे। तो धोई ने जो है पवन दूत की रचना की है। और जयदेव आप जानते हैं गीत गोविंद पर टीका भी लिखी हमारे महाराणा कुंभा ने। और उसके जो दरबार कवि कौन से थे? दरबार कवि श्रीधर दास ने यहाँ पर सदुक्ति करणामृत जो है इस ग्रंथ की रचना की है, इस काव्य की रचना की है। किसने? श्रीधर दास ने। किसकी? सदुक्ति करणामृत की। कविराज मार्ग ये अमोघ वर्ष के समय का प्रमुख कन्नड़ ग्रंथ है मित्रों, कविराज मार्ग। और इसको जो है किसने लिखा? तो श्री विजय ने जो है यहाँ पर जो है लिखा है इसको, कविराज मार्ग को। आदि पुराण वे विक्रमार्जुन विजय, ये जो है आर्य कवि पंपा, इन्होंने जो लिखा है कन्नड़ कवि। और वर्धमान चरित होगा, वर्तमान है वर्धमान चरित, ये आसक ने लिखा है, ठीक है। और अंशक ने लिखा था कौन सा? जो महायान सूत्र अलंकार। और योगाचार भूमि शास्त्र लिखा था आसंग ने। और विलन कौन थे मित्रों? ये हमारे जो है पश्चिमी चालुक्य शासक जो विक्रमादित्य सिस्टम थे, इनके ये दरबारी कवि थे। और यहाँ पर जो विलन ने विक्रमांक देवचरित लिखा था, यह ज्यादातर पूछा जाता है विक्रमांक देवचरित किसने लिखा? तो विलन ने लिखा। तो आपको यहाँ पर ग्रंथ जो भी है ना, इन पर आपको ध्यान रखना, क्योंकि आपके सिलेबस में साहित्य कार्य यानी आपको साहित्य और उनके जो लिखने वाले लेखक वगैरह इनका नाम पूछा जाएगा। और भास्कर आचार्य द्वितीय की बात कर ले, भास्कर हमने प्रथम देखा था, महाभास्कर लघु भास्कर लिखा था। तो इसी प्रकार भास्कर आचार्य द्वितीय है हमारे भास्कर आचार्य द्वितीय। इन्होंने मित्रों सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती, बीज गणित, गोलाध्याय, गोलापद किसका था? हमारा आर्यभट्टम का एक भाग था। और ग्रह गणित इनकी रचना है किसकी? भास्कराचार्य द्वितीय की। ये गणितज्ञ थे, इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती, बीज गणित, गोलाध्याय, ग्रह गणित ये ग्रंथ लिखे थे, ठीक है। और ये कहाँ पर निवास करते थे? तो जो बीजापुर है, पहले इसको बिजता बीड़ा कहते थे, तो वहां पर ये निवास करते थे। 12वीं सदी के गणितज्ञ थे। और नए सेन की बात करें मित्रों, ये जैन संत थे और इन्होंने धर्म अमृत की रचना की थी, ठीक है। धर्म अमृत की रचना नए सेन ने की थी। देखिए यहाँ पर कुछ राजपूत कालीन अन्य जो ग्रंथ हमारे कौन कौन से हैं। तो प्रभाचंद्र की बात करें मित्रों, इन्होंने जो है न्याय कौमुदी लिखा है।
कीर्ति कौमुदी की मैं बात करूं, मैंने आपको पहले बताया कीर्ति कौमुदी, तो ये हमारा लिखा था मित्रों किसने, सोमेश्वर ने लिखा था। और वीराचार्य ने गणित सार समुच्चय लिखा, माणिक्य नंदी ने परीक्षा मुख लिखा है, विद्यानंद ने अष्ट सहस्त्री लिखा है, अवलंक ने अष्ट सती लिखा है, गंगराज दुर्विनीत ने शब्दावतार लिखा है, उदय देव ने जैनेन्द्र लिखा है व्याकरण ग्रंथ है, श्रीधर आचार्य ने चंद्र भरभा चरित लिखा है, ठीक है, चंद्र राज ने मदन तिलक लिखा है, राणा ने अजित पुराण परशुराम चरित ये ग्रंथ लिखे, और राणा ने सहसा भीम विजय गद्दा युद्ध और राणा कांड ये भी अन्य ग्रंथ लिखे। लेकिन यहाँ पर राणा का आपको अजित पुराण विशेषकर याद रखना होगा, ये ज्यादातर पूछा जाता है, अजित पुराण और परशुराम चरित। और काव्यावलोकन ये बात करें, नागवर्मा द्वितीय, इन्होंने जो है 4 ग्रंथ लिखे हमारे, काव्यावलोकन, कर्नाटक भाषा भूषण, अभिधान, वास्तुकोश, वर्धमान पुराण, ठीक है। और वर्धमान चरित किसका था, हमारा आसक जो है इनका वर्धमान चरित था, और वर्धमान पुराण हमारा नागवर्मा द्वितीय का है, ठीक है। तो ये हमारा राजपूत कालीन साहित्य था। और यहाँ पर मैंने सिख साहित्य को इंक्लूड किया है, तो वो भी पढ़ लीजिए। देखिए सिख साहित्य हमारे गुरु नानक की शिक्षाओं पर आधारित है, और इसमें सबसे पहले आदि ग्रंथ की रचना होती है। ये 1604 ईस्वी में 5वें गुरु अर्जुन देव हैं, इनके निर्देशन में भाई गुरुदास के द्वारा ये संकलित किया जाता है, यानी गुरु नानक इसमें शिक्षाएं होती हैं आदि ग्रंथ में। और इसको गुरु ग्रंथ साहिब का पूर्ववर्ती कहा जाता है, क्योंकि मित्रों 10वें गुरु हमारे गुरु गोविंद सिंह ये जो है गुरु आदि ग्रंथ को जो है यहाँ पर इसका विस्तार करके गुरु ग्रंथ साहिब बना देते हैं। तो 1678 ईस्वी में इसका जो है संकलन होता है। और 10वें ग्रंथ की मैं बात करूँ मित्रों, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखित जो भजन है उनका संकलन हमें 10वें ग्रंथ में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में सिख साहित्य, संगम साहित्य और गुप्तकालीन साहित्य और हमारा राजपूतकालीन साहित्य इनको पढ़ा है। और आपसे जो है ये आप चीज़ें खुद रटोगे, इनको याद करोगे तो ही पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ से समझाने लायक कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।